आज हम एफएससी पार्ट 2 की फिजिक्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हवाले से डिस्कस करेंगे। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने से पहले हमें एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ जानकारी करना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं एलिमेंट्री क्लासों से एटम के हवाले से कई मॉडल्स हैं, जैसे कि डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल है, जे थॉमसन साहब ने भी अपना एक मॉडल दिया था। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है जो 1911 में काफ़ी फेमस मॉडल है। उसने एक मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के लिए बुनियाद रखा। और नेल बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो 1913 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए आया था। और फिर उसके अंदर कुछ कमी पेशी थी। फिर समरफील्ड साहब आए, फिर मोजले साहब, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया है। और एटॉमिक जो फिजिक्स है वो एक ह्यूज डोमेन है, उसमें हर टॉपिक पे हर एक नुक्ते पे पीएचडी हो सकता है। वो आज हमारा डिस्कशन नहीं है। आज हमने सिर्फ डिस्कस करना एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझने के लिए हमने जो लवाजिमात हैं उनको डिस्कस करना है। कुदरत का निज़ाम जो है ना, इस यूनिवर्स में सबसे जो लार्जेस्ट जो सिस्टम है वो सोलर है। सन सेंटर में है और बाकी प्लैनेट्स उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। जो नाउन यूनिवर्स है, अभी तक जिन साइंटिस्ट ने हमें तहकीक करके बताया है, क्या पता और भी यूनिवर्स में बहुत सारे मामलात हो रहे हों। आज तक पूरे यूनिवर्स को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है और अब तक ये एक्सप्लोर नहीं होगा, क्योंकि इतना ह्यूज यूनिवर्स है तो उतना ही उम्र चाहिए, उतने ही जो ना तहकीक चाहिए। तो खैर, अब यूनिवर्स का जो लार्जेस्ट जो निज़ाम है वो सोलर है और जो स्मॉलेस्ट है वो एटम है। और अल्लाह ताला ने दोनों को बिल्कुल सिमिलर बनाया है। सोलर के गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और एटम में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और दोनों के मैथमेटिकल और मॉडलिंग समहाउ तकरीबन सेम है। तो हम डिस्कस करेंगे जी एटम के हवाले से। जैसे कि हमें मालूम है एटम के दो हिस्से हैं, हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट्स की, सेंट्रल और आउटर। और न्यूक्लियस सेंटर में तमाम मास जो है वो सेंटर में होता है और लाइटर जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल्स उनको न्यूक्लियन कहते हैं। और उसके अंदर फिर डिटेल है, वो आगे न्यूक्लियस जब फिजिक्स की बारी आएगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लाइटर पार्टिकल है और वो गिर्द घूम रहा होता है। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करना चाहिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक। और उसका जो शेल का साइज है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मुताबिक विद द पैसेज ऑफ टाइम छोटे होते 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 अंदर की तरफ जाना चाहिए, श्रिंक होते हुए, और अल्टीमेटली न्यूक्लियस पे फॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। इस डिफेक्ट को 1913 में नेल बोहर ने दूर किया और उसने ये कहा कि कंटिन्यूस नहीं होता, डिस्क्रीट फॉर्म में होता। डिस्क्रीट फॉर्म उसने क्वांटाइजेशन का नाम दिया। क्वांटाइजेशन से मुराद या तो फर्स्ट शेल में होगा इलेक्ट्रॉन, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो फर्स्ट में होगा, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं जी। अच्छा, अब ये बात भी बताया बहुत साहब ने कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल से जहां वो पाया जाता है अपर हायर एनर्जी लेवल में खुद नहीं जाता है जब तक आप बाहर से एनर्जी ना दे दें। जब आप बाहर से एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के ऊपर के लेवल में चले जाता है। फिर वहां रुकता नहीं है, माइक्रो सेकेंड में वापस चला आता है। ऊपर जाने को एक्साइटेशन कहते हैं, यानी जोश में आना, एटम का जोश में आना, उसको एक्साइटेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का वापस कूद के अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना, उसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। तो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी दरकार होती है, डी एक्साइटेशन में वो एनर्जी देता है। तो ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, जब डी एक्साइटेशन हो तो फिर ज़ाहिर एनर्जी किस फॉर्म में देता है, रेडिएशन की फॉर्म में, यानी लाइट की फॉर्म में। और उस लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें लाइनें मिलती हैं जिसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। और उनके कलर्स होते हैं और उन पे भी डिस्कस करेंगे अभी हम। तो उसको समझने के लिए हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है। ये एक वैक्यूम ट्यूब है, इसमें से एयर को वैक्यूम पंप की मदद से निकाल लिया गया है। और एक
ट्यूब है जी हमारे पास, और जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है, ये जो गोल गोल जो मैंने बनाया है, ये एटमों को जूम करके मैंने एटम कंसीडर किए हैं। किसके एटम है? हाइड्रोजन गैस के एटम से। और ये प्लेट ए और प्लेट बी, इलेक्ट्रोड्स ए एंड इलेक्ट्रोड्स बी, दो इलेक्ट्रोड्स है, इनको बाहर से हम हाई वोल्टेज देंगे ताकि हाइड्रोजन के एटम्स को एनर्जी मिले, यानी उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सके। जब एक्साइट होंगे हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स, फिर जाहिर है वो डी एक्साइटेशन भी होता है, आपको मालूम। अब यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं, हर एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो ये वाला एटम है उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से थर्ड फोर्थ में गया तो दूसरा वाला भी फोर्थ में जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी का फिफ्थ में भी गया होगा, किसी का सेकंड में भी। और एक और बात याद रख लीजिए, हालांकि हाइड्रोजन का जो है ना एक इलेक्ट्रॉन होता है और शेल भी एक होना चाहिए, बिल्कुल एक है, लेकिन एम्प्टी शेल्स उस एटम के गिर्द पाए जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उसने उन एम्प्टी शेलों में जाना होता है, फिर वापस आता है। शेल्स खाली हैं लेकिन हैं बाहर जरूर है। तो ये एक्साइट होंगे, फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होंगे। जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया कि तमाम एटमों के इलेक्ट्रॉन्स एक ही लेवल में एक्साइट नहीं होते हैं, बस फिफ्थ में चले जाएंगे, थर्ड में, टू में। तो वो जब वापस आएंगे तो जाहिर है डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल से जब वापस आते हैं तो फिर उस हिसाब से जो एनर्जी इमिट होता है वो भी तो डिफरेंट होगा। और वो किस फॉर्म में इमिट होता है? वो रेडिएशन के फॉर्म में इमिट होता है और लाइट के फॉर्म में इमिट होता है। उसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लाइनें मिलती हैं हमें, और उन लाइन को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ये एमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एमिशन कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइनें मिलती हैं डिफरेंट कलर्स में, और वो कलर के साथ फिर क्या ताल्लुक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, इस एक एटम को जूम करके यहाँ पे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड सो ऑन। अब सबसे पहला जो एम्पिरिकल फार्मूला इस स्पेक्ट्रम के हवाले से दिया था उस साइंटिस्ट का नाम है बामर, और उससे जो सीरीज हमें मिलती है उसको बामर सीरीज कहते हैं। और मैथमेटिकल फॉर्म उसका ये है 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट RH इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर। 2 शेल नंबर, एनर्जी लेवल नंबर 2 को शो करता है, बाकी n 3 4 5 6 वगैरह। तो 3 से कूद पड़ेगा, 4 से, 5 से, यानी n 3 4 5 6 वगैरह से आगे चलेगा। 2 सेकंड, फर्स्ट नहीं है, बामर सीरीज में फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट सीरीज में जो कूदता है उसको हम लेमन सीरीज कहते हैं, फिर थर्ड में जो हो जाता है उसको पेस्टन कहते हैं। इस तरह की सीरीज है, लेकिन फिलहाल हम बामर से स्टार्ट करेंगे, फिर पेस्टन वगैरह पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरे व्हाइट बोर्ड पे मैंने इसका बनाया है स्कीमेटिक डायग्राम। फिर ये हमारे पास एक एम्पिरिकल फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलते हैं और उस सीरीज को हम बामर सीरीज कहते हैं। उसके लिए शर्त क्या है? लोअर 2 हो, सेकंड वाला शेल हो, और अपर 3 4 5 6 भी हो सकता है। तो इसके अंदर जब हम पुट करते हैं तो वो जो भी सीरीज मिलते हैं उनको हम बामर सीरीज कहते हैं। और ये फर्स्ट साइंटिस्ट था 1850 में, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला हमें दिया था। और फिर इसको 1 पुट करना, 3 पुट करना, 5 पुट करना, वो एक आसान काम था। लेकिन एक एम्पिरिकल फार्मूला हमें बामर साहब ने दिया था 1850 में, इसको बामर सीरीज कहते हैं। ये विजिबल रेंज में नजर आता है। तो और ये R जो है रेडबर्ग कांस्टेंट है। और ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये कैसे आता है, मैं जब बोहर एटॉमिक मॉड्यूल नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो उसमें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं तो
आखिर में जाकर हम इस फार्मूले तक पहुंच जाते हैं, मैं वहां डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है फिलहाल आपने इस फार्मूले को समझना है। लेकिन ये मेरा वादा है, जब मैं वो डेरिवेशन कर रहा हूँगा तो उस वक्त मैं आपको जरूर इसके हवाले से बताऊंगा कि कैसे आता है। खैर, तो आज का टॉपिक था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जैसे कि हमें मालूम है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझने के लिए एटम को समझना जरूरी है, और एटम हम एलिमेंट्री क्लासों से हमें पता है एटम के पोर्शंस होते हैं, सेंट्रल, आउटर, जो आसान हो रही है। जैसे कि मैं अभी अर्ज कर रहा था एम्पिरिकल फार्मूले के हवाले से, तो ये आपके सामने मैंने हाईलाइट किया है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के हवाले से हमने डिस्कस किया जी, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने के लिए हमने स्कीमेटिक डायग्राम से हमने आगाज लिया, और एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी मैंने डिटेल में आपको समझाया। और फिर एम्पिरिकल जो फार्मूला हमें बामर साहब ने दिया है वो भी हमने समझने की कोशिश की। फिर जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो आते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, और उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब रेड के लिए 656 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ 486 नैनोमीटर, ये ब्लू ग्रीन आ जाएगा। अगर उसकी वेवलेंथ की जो लेंथ है उसका ये नंबर हो, तो ये नंबर आपको कलर्स दे रहे हैं। 656 नैनोमीटर पे रेड, 6846 नैनोमीटर पे ब्लू ग्रीन, 434 ब्लू, 410 नैनोमीटर पे वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। ये इनके बैंड्स के नंबर होते हैं। अब हम ये जो एटम हमने जो जूम किया है, इसमें तो जस्ट हमने बामर सीरीज के बारे में डिस्कस किया। इस बामर सीरीज को मजीद समझने के लिए मैंने एक और फिगर यहाँ इस बोर्ड पे बनाया है। आप इसको भी देखेंगे तो मजीद आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। ये मैंने एक एटम को और फर्दर जूम किया है। ये जो वेव की फॉर्म मैंने देखा, ये बामर सीरीज है। अच्छा जी, ये डिफरेंट क्यों है? ये सेकंड शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। एनर्जी लेवल नंबर 1 2 3 4 5 6। हमें पता है कि बामर सीरीज लोअर जो ग्राउंड जो स्टेट है वो 2 बनता है, उससे बाकी वाले ऊपर से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 से एंड अपर से आ जाए इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर 2 पे, तो उस वक्त जो सीरीज निकलेगा उसका कलर वायलेट होगा, और उस लेमडा वेवलेंथ का जो लेंथ है वो 410.2 नैनोमीटर होगा। ये मैंने देखा यहां से। अगर वो 5 से 2 पे आ जाए तो उस वक्त ये जो रेडिएशन निकलेगा वो 434.1 नैनोमीटर होगा, और उसका कलर भी वायलेट होगा। और अगर 4 से 2 पे आ जाए तो उस वक्त उसका जो लैम्डा है वेवलेंथ, उसकी जो लेंथ है 48.1 नैनोमीटर होगा, और कलर ब्लू ग्रीन। और 3 से 2 में जाए तो 656.3 नैनोमीटर, ये रेड आ जाएगा। ये है जी बामर सीरीज। बाकी अगर हायर से फर्स्ट में आ जाए तो वो सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करता है। और थर्ड में आ जाए तो उसको पेस्टन कहते हैं, और पीफर्न है। इस तरह से सीरीज हैं, वो फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर मेरा होगा वो इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वो कैसे और क्यों होते हैं, वो टॉपिक भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए हमने एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की, और एटम का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे कि हम पहले से जानते हैं उसके 2 हिस्से हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन शेल्स। और इलेक्ट्रॉन नेल बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक क्वांटाइजेशन होती है उनमें, यानी एग्जैक्ट फिक्स एटॉमिक एनर्जी लेवल में वो घूम रहे होते हैं। जब वो एनर्जी लेवल में होते हैं अपने फिक्स, तो
उनको हम एक्साइट भी कर सकते हैं, डी एक्साइट भी हो जाते हैं। तो एक्साइट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है और डी एक्साइट वो खुद होते हैं। और जब हम एनर्जी देते हैं तो डी एक्साइट होकर वो हमें एनर्जी वापस करते हैं, और वो जो वापस एनर्जी हमें देते हैं उसको हम एमिशन कहते हैं। और वो एमिशन जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं, लाइट के फॉर्म में एमिशन होता है, वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बैंड की शक्ल में, लाइनों की शक्ल में, कलर की शक्ल में हमें मिलता है। उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा के लिए जो एक एम्पिरिकल फार्मूला दिया था वो बामर साहब ने दिया था 1885 में। और वो फार्मूला जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले, और उसमें वेवलेंथ का जिक्र होता है लेमडा का, और वो लेमडा की वैल्यू की वजह से हमें रेंज का पता चलता है। वो रेड में फॉल करता है, ब्लू में करता है, ग्रीन में करता है, वायलेट में करता है, अल्ट्रावायलेट में, वगैरह वगैरह। तो उसके फिक्स अपने वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज भी हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पे मैंने ये पूरा एटम को हमने जूम करके समझने की कोशिश की है, और बाकी जो बातें हैं इससे रिलेटेड वो आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना। इसमें कोई कमी पेशी अगर रही है तो आप खुद भी स्टडी करें। आजकल नेट का दौर है, एक उंगली के नीचे पूरी दुनिया की जो ना मालूमात हैं, तो आप सिर्फ क्लिक करें, वहाँ आप खुद भी पढ़ सकते हैं नेट से। और मुझे भी फीडबैक दे दें, कोई कमी बेशी है और कहीं गलती से ले भी गई है कोई पॉइंट, तो मैं और इस पे सोचूंगा, गौर करूंगा, पढ़ूंगा, मदद लूंगा। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे भी मुझे हौसला मिलेगा। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो आगे भी ये लेक्चर जारी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।